वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं गुणेश्वर श्रीमाली और मैं आपको जैसा कि पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बता दिए हैं और मैं पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को टीडीएस के बारे में बताया था। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस के अंदर कितनी दर से टीडीएस चार्ज किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो उसी क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मली जो टीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है उद्गम स्थान पर कर की कटौती। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसके अंतर्गत यदि हम किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, एक निश्चित प्रतिशत की दर से क्या किया जाता है, एक टैक्स चार्ज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टीडीएस कहते हैं। तो करें कंटिन्यू उस क्लास को। तो मैं आपको आज उससे आगे की क्लास, आगे के जो भी टीडीएस जो रेट्स हैं, जो सेक्शंस है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं 194E से। मैंने आपको 194DA तक बता दिया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई मेच्योरिटी होगी, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात करता हूँ, जीवन बीमा की बात करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने क्या कर रखा है, जीवन बीमा की पॉलिसी ले रखी है और उस केस में उसकी जो अमाउंट है वो क्या तो मेच्योर हो जाती है, मतलब पूरा उसका अमाउंट जहाँ तक उसको पे करना था वो हो चुका है, उसके बाद क्या वो पैसा उसको मिलने वाला है। तो उस केस में अपन ऐसे किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। कि जैसा कि मैं आपको हमेशा एक ही बात बोल रहा हूँ, टीडीएस जो होता है वो क्या होता है, उसका भुगतान के समय क्या होता है, टीडीएस चार्ज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए तक की राशि जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से जिस पर टीडीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। 1 लाख तक की राशि प्राप्त हो रही है या फिर अपन उसका क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। यदि उससे ऊपर का अमाउंट बनता है तो उस केस में सामान्य दशा में 5% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, वर्तमान समय की बात करता हूं, तो उस केस में 3.75 की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। कंप्लीट। यहां तक हम बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 194E। अब ये क्या कहता है, देखिए आप लोग, ये बोलता है कि जो नॉन रेजिडेंट है, अनिवासी है, कौन से अनिवासी, स्पोर्ट्समैन या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अनिवासी का मतलब निवासी, और अनिवासी के बारे में मैंने आपको निवास स्तर के निर्धारण के आधार पर बताया था, आपको ध्यान हो तो उसमें आपको पता लगाना पड़ता है। कुछ नियम होते हैं जिसमें 2 शर्तें होती है, एक होती है आधारभूत शर्त होती है, दूसरी कौन सी होती है, अतिरिक्त शर्तें होती है, होती कि नहीं होती। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, निवासी और अनिवासी का हम पता लगाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि कोई अनिवासी है जिसके अंदर क्या होता है, अनिवासी के अंदर खिलाड़ी की बात करते हैं, अनिवासी खिलाड़ी है या फिर अनिवासी क्या हो गया, स्पोर्ट्स के जो कोच बने होते हैं, जो एसोसिएशन बने होते हैं, यदि हम उनको भुगतान कर रहे हैं, यदि हम उनको क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में अमाउंट तो कुछ दे नहीं रखा है, यानी कोई जो भी राशि बनेगी उस पर क्या चार्ज किया जाएगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। यानी हम लोग इसको भुगतान कर रहे हैं, यदि स्पोर्ट्समैन को भुगतान कर रहे हैं या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भुगतान कर रहे हैं जो कि भारत के अनिवासी है, तो उस केस में 20% की दर से, कितना, 20% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज होगा। यानी 1 लाख रुपए का यदि हम क्या कर रहे हैं, उसको भुगतान कर रहे हैं, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए काट के उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, अपन भुगतान कर देंगे। कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। NSS, इसका जो सेक्शन है वो है 194EE। 194EE ये इसका सेक्शन है। NSS को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय बचत योजना, और यदि मैं बात कर दूं इंग्लिश में, NSS की फुल फॉर्म होती है नेशनल सेविंग स्कीम। यदि हम कई ऐसी जगह भुगतान कर रहे हैं, यानी NSS के अंदर भुगतान कर रहे हैं, राष्ट्रीय बचत योजना के अंदर अपन भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में मात्र 2500 रुपए तक की राशि तक कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा 2500 रुपए तक की राशि तक। यदि हम 2500 रुपए से ज्यादा की राशि का यदि हम भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में सामान्य दशा में, जिसमें दोनों निवासी हो गए, निवासी और अनिवासी की बात करता हूं, तो 10% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। सामान्य दशा में बोल रहा हूं मैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कोरोना काल के कारण, कोरोना के हिसाब से अभी हाल फिलहाल में टीडीएस की जो रेट्स हैं उनको डाउन कर दिया गया है। तो उस केस में वर्तमान पक्ष पे बात करता हूं तो 7.5 की दर से, कितना, 7.5% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। ये तो कि निवासी की बात। यदि मैं बात करता हूं अनिवासी, तो अनिवासी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो 10% दे रखा है उसी के बिहार पे आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। कब, जब हम किसी राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत भुगतान कर रहे हैं तो उस दशा में। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है
194F। अब ये 194F क्या बोलता है, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो, री परचेज यूनिट्स बाय MFS, जिसको मैं बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में रीपरचेज को बोलते हैं पुनः क्रय बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बात करता हूँ, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कोई अंश शेयर हो गए या फिर कोई भी पत्र हो गए, उसको पुनः क्रय किया है। पुनः क्रय का मतलब क्या, तो पुनः खरीदना होता है। और उन पुनः क्रय के दशा में यदि उसने भुगतान किया हो, क्योंकि टीडीएस हमेशा जो काटा जाता है, जो चार्ज किया जाता है, वो हमेशा भुगतान पे किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट हो गया या पारस्परिक कोष हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ, पारस्परिक कोष हो गया, और उसमें क्या करता है, उस चीज का भुगतान करता है, तो उस केस के अंतर्गत 20% की दर से, सामान्य दशा की बात करता हूं तो 20% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। लेकिन वर्तमान की भी बात करता हूं तो वर्तमान समय में 15% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज हो जाएगा। ये हो गई निवासी की बात, ये हो गई अनिवासी की बात, 20% सामान्य दर के हिसाब से। और ये बात करता हूँ वर्तमान की बात करता हूँ तो वर्तमान के हिसाब से देखा जाए, सामान्य जो निवासी होता है, भारत का निवासी होता है, तो उस पर 15% की दर से टीडीएस को काट के भुगतान करना है कंप्लीट। और मैं बात करता हूँ अनिवासी की बात करता हूँ तो उस केस में अभी कोई चेंजेस नहीं हुए, जो 20% दे रखा है उसी के बिहार पर आपको क्या करना है, टीडीएस को काटना है और सामने वाले व्यक्ति को क्या करना है, आपको भुगतान करना है। कौन सी स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 194, जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सेक्शन है 194 जी की बात करता हूँ, कमीशन लॉटरी। लॉटरी जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले अपन ऊपर देखा था, आप लोग ध्यान दो, जो इनकम होती है, इनकम फ्रॉम लॉटरीज की बात करते हैं। तो इनकम फ्रॉम लॉटरी का मतलब क्या हो गया, जो भी ऐसी लॉटरी जीत गए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था मालामाल वीकली वाला, याद आया कुछ, तो मालामाल वीकली में क्या हो रहा है, डायरेक्ट उसको क्या मिल रहा है, पूरा पैसा उस सामने वाले व्यक्ति को अपन को मिल जाता है, या फिर अपन उसके व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पर बात आती है कमीशन लॉटरी, यानी जो लॉटरी पे जैसे कोई बीच में जो दलाल होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने क्या करा, एक साथ बल्क में ले लिया लॉटरी की टिकट, और उसके बाद क्या होगा, टुकड़ों में अपने हिसाब से बेनिफिट्स के हिसाब से उसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, उस चीज व्यक्ति को मिलेगा कमीशन। क्या मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा। तो अपन क्या करें, मान लो ऐसे किसी व्यक्ति को अपन भुगतान कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, लॉटरी का कमीशन के भुगतान हम की बात करते हैं, लॉटरी का कमीशन हम उस व्यक्ति को पे कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, उस केस में 15,000 रुपए तक का यदि हम पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, तो कोई टीडीएस चार्ज नहीं किया जाएगा 15,000 रुपए तक की राशि का। यदि उस व्यक्ति को हम भुगतान कर रहे हैं, लॉटरी के कमीशन का हम भुगतान कर रहे हैं 15,000 से अधिक, तो उस केस में सामान्य दशा में 5% की दर से क्या होगा, टीडीएस को काट के उस व्यक्ति को भुगतान करना है सामान्य दशा में। लेकिन वर्तमान की बात करता हूं तो निवासी की बात आ रही है, तो निवासी के केस में 3.75% की दर से टीडीएस चार्ज करना है या टीडीएस काटना है, और उस काटने के बाद उस व्यक्ति को क्या करना है, आपको भुगतान करना है, कंप्लीट है। और अनिवासी की दशा में 5% जो नॉर्मल जो रेट्स है वो वाली ब्याजती हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 194H। 194H क्या कहता है, ये कहता है कमीशन ब्रोकरेज। नॉर्मल दूसरे जो कमीशन हो गए, अब दूसरे कमीशन में बहुत सारे कमीशन हो गए, ब्रोकरेज का मतलब तो दलाली होता है। अब मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि किसी व्यक्ति ने, आप अपन स्वयं की बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने क्या करा है, कोई प्लॉट लिया होगा, कोई जमीन ली होगी, तो उस केस में मैंने किसी दलाल की सहायता लगी, क्योंकि आपको आज के टाइम पे पता है कि नॉर्मली हर एक काम में क्या होता है, बीच में व्यक्ति कोई नहीं होता ही होता है, थर्ड पर्सन होता ही होता है। तो फिर क्या कर रहा हूँ, उस व्यक्ति को क्या कर, उस व्यक्ति ने मेरे को ये बोल रखा है कि मैं आपको प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी सी जमीन दिलवा दूंगा, सब कुछ बढ़िया काम होगा, लेकिन मैं 2% की दर से क्या लूंगा, मेरी दलाली का लूंगा। तो आप बोलते हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2% की दलाली से मैं आपको पे कर दूंगा। ये सब ट्रांजेक्शन हो गया, मैंने जमीन वगैरह खरीद ली, तो कितनी भी जमीन होगी, जैसे मान लो 10 लाख की मैंने जमीन खरीदी, कितनी, 10 लाख की जमीन खरीदे, तो उसने क्या बोल रखा था, अपने को बोल रखा 2% की दर से मैं आपसे क्या लूंगा, दलाली का पैसा लूंगा। तो 10 लाख का जो 2% होता है वो कितना होता है, 20,000 रुपये होता है। तो अब हम बात करते हो, मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ, इनकम टैक्स के हिसाब से टीडीएस के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। यदि किसी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, दलाली का भुगतान कर रहे हो, उसको कमीशन पे कर रहे हो, तो उस केस में 15,000 रुपये तक की राशि पर आपको कोई टीडीएस चार्ज नहीं करना। यदि अपन उसको भुगतान 15,000 रुपये तक करेंगे या 15,000 से कम करेंगे तो आपको कोई टीडीएस काटना उसके अंदर। लेकिन यदि राशि 15,000 से अधिक हो रही तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंतर्गत
ऊपर की जो राशि बन रही है 15,000 से ऊपर 20,000 रुपये हो गया, तो उस केस में जैसे 20,000 हुआ 15,000 से ज़्यादा हो गया, तो आपको सामान्य दशा में सामने वाले व्यक्ति को जो हम पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे, तो आपको 5% की दर से उस पर टीडीएस को चार्ज करना पड़ेगा। कितनी प्रतिशत की दर से? 5% की दर से। वर्तमान की सब बात करूं तो 3.75। तो सामने वाला जो कमीशन व्यक्ति होगा, जो दलाल होगा, वो क्या बोलेगा, अरे भाई साहब आपने क्या कर दिया, बात इतने की हुई, आप मेरे को पैसा काट के दे रहे हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसमें टीडीएस तो मुझे काटना पड़ेगा, नियम बोलता है और आपको नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बोलता है ऐसे कैसे होगा, मैं तो किसी टैक्स पेयर में आता ही नहीं हूँ, मुझे कोई टैक्स चुकाने पड़ता ही नहीं है, तो मैं किस हिसाब से करूँ? तो आप एक ही बात बोलोगे, कोई बात नहीं, तो ITR पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है मैं आपको आने वाली क्लासों के अंदर बताऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है और कैसे भरा जाता है। तो आप बोलोगे ऐसा हो करता है क्या, वो बोल रहा नहीं करता हूँ, तो नहीं करता है तो आपको मैंने बता रखा है, यदि टीडीएस किसी पे व्यक्ति पे नहीं काटना तो आपको बता रखा 15H, बता ही नहीं बता था, 15H और 15G के बारे में बताया था, वो फॉर्म भर के लेगा जाओ, मुड़ के दे दो, मैं तेरे टीडीएस नहीं काटूंगा। वो बोलते कि नहीं मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, अपन उसको पूछेंगे भरता है क्या, बोल हाँ भरता है। तो आप क्या बोलोगे, यदि तेरी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है, यदि तेरे को टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है, तो उस केस में तेरे को इसका टीडीएस का क्या हो जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ये सब नियम व कायदे होते हैं, वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होती है। कंप्लीट यहाँ तक? तो मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इसमें बता रहा हूँ व्यक्ति जो होता है उसको हम दलाली का भुगतान कर रहे हैं, कमीशन का भुगतान कर रहे हैं, और यदि वह राशि 15,000 से अधिक है तो उस केस में सामान्य दशा में 5% दर से क्या करना पड़ेगा, उस पर टीडीएस को काटते हुए उसको भुगतान करना पड़ेगा, 5% वाला। वर्तमान की मैं बात करता हूँ तो 3.75% की दर से टीडीएस काटना है, और जो रिमेनिंग राशि होती है उसको व्यक्ति को पेमेंट करनी है। कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है 194I का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 194C के बारे में बताया, कि पता कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आप लोगों को बताया था। वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि रेगुलरली नॉर्मली जो बात कर सकता हूँ, जहाँ आप काम करने जाओगे नॉर्मली उस फील्ड के अंतर्गत 194C, 194I और 194J इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। वो क्या होते हैं आप लोग देखें। 194I क्या बोलता है, वो ये बोलता है रेंट ऑफ, किराया, किराए का देखो ना भुगतान कर रहे हैं हम, कहीं मकान बिल्डिंग का किराया चुका रहे हैं अपन, जो अपन ऑफिस चला रहे हैं, यहाँ पे कंपनी चल रही है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, गोदाम हो गया या फिर दूसरा कोई प्लांट वगैरह, उसको किराए पे, जो जमीन है उसको किराए पे ले रखा, तो किराए पे ले रखा अपन क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रेंट ऑफ, किसका रेंट, प्लांट का, कोई प्लांट अपन ने क्या लेगा रेंट पे ले रखा, फिर अपन बिजनेस कर रहे हैं। मशीनरी का मतलब जानता हूँ, मशीनरी का मतलब क्या होता है, या फिर अदर कोई इक्विपमेंट हो गए। पहली बात तो ये हो गई। पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ, रेंट किसका, लैंड का। भूमि की बात करता हूँ, भूमि को अपने किराए पे ले रखा, फिर अपने केबिन बना दिया, फिर उस पर धंधा पानी चल रहा है, वो बात हो गई। या फिर बिल्डिंग, मैंने आपको बोला था जैसे कि वो बिल्डिंग ले रखी है और उसमें अपने क्या चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, किराए के ऑफिस का चल रहा है अपने, उस केस में। फर्नीचर भी क्या होता है, देखो फर्नीचर छोटा मोटा फर्नीचर, बड़े लेवल का एक फर्नीचर होता है, उसको भी हम क्या ले सकते हैं, उधार पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आ रही है तो उस केस में क्या होने वाला है, यदि अपन किसी चीज का भुगतान कर रहे हैं, किराए का भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में 2,40,000। देखो ये जो भी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है सालाना। कितनी, ये सालाना की बात कर रहा हूँ, वर्ष की बात कर, पूरे वर्ष की बात कर रहा हूँ। यदि हम पूरे वर्ष भर के अंतर्गत 2,40,000 रुपये तक का यदि हम पेमेंट करते हैं, किराए का भुगतान करते हैं, तो उस केस में कोई टीडीएस चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि हम 2,40,000 रुपये से अधिक का यदि अपन किराए का भुगतान करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेंट है किसका, प्लांट या मशीनरी का रेंट है, तो उस केस में 2% की दर से क्या होगा, सामान्य दशा में 2% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज किया जाएगा। वर्तमान की बात करता हूं तो अभी हाल फिलहाल में बात करता हूं 1.5 यानी 1.5% की दर से क्या होगा, टीडीएस को चार्ज करना है। टीडीएस को चार्ज करने का जो राशि बची उस सामने वाले पार्टी को भुगतान कर दो। कंप्लीट है। ये किसकी बात कर रहा हूं, रेंट ऑफ प्लांट, मशीनरी या फिर अदर इक्विपमेंट की बात करता हूँ। लेकिन मैं बात करता हूँ, मैं जो भुगतान कर रहा हूँ वो भुगतान कर रहा हूँ बिल्डिंग का भुगतान कर रहा हूँ, या फिर उस भूमि का भुगतान कर रहा हूँ, या फिर फर्नीचर का भुगतान कर रहा हूँ, और वो जो अमाउंट है 2,40,000 से अधिक होता है किसी वर्ष के लास्ट के अंदर, तो उस केस में 10% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज हो जाएगा। कितना, 10% की दर से सामान्य दशा में। लेकिन मैं बात करता हूं यदि भुगतान जो हो रहा है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो उस केस में 7.5 यानी 7.5% की दर से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स टीडीएस को काटना है और सामने वाली पार्टी को भुगतान करना है। ये कहता है 194I।
नेक्स्ट जो होता है वो बोल रहा है कि 194IA। अब IA क्या कहता है, 194IA ये बोलता है कि यदि हमने क्या कर रहा है, कोई चल संपत्ति, मूवेबल बोल सकते हैं, इमूवेबल की बल्कि तो अचल संपत्ति की बात करता हूं, ये क्लियर बोल रहा है कि भूमि को छोड़ते हुए, कृषि भूमि को छोड़ते हुए, क्लियर लिख रहेगा, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यदि आपने ऐसी कोई अचल संपत्ति का आपने क्या करा है, हस्तांतरण किया। हस्तांतरण को हम कह सकते हैं एक प्रकार से उसको बेचने होता है। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, बेचने होता है। कृषि भूमि को छोड़ते हुए किसी अन्य संपत्ति को अपन ने क्या करा है, इसको हस्तांतरण किया है, उसको बेचा है, और यदि उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए तक है, कितनी, 50 लाख रुपए तक का यदि हम किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं। अब ये कैसे हो गया, जैसे छोटे से बात करता हूँ, मान लो कि आप किसी शहर के अंदर रहते हो और शहर के अंदर आपने कोई कमर्शियल लैंड खरीदी है, वाणिज्यिक की भूमि खरीदी है। अब देखो भूमि भी अलग अलग प्रकार की, आप लोग देखोगे। ये सब जो बात करता हूँ मैं जनरली, जो नॉर्मल जो लाइफ होती है किसी व्यक्ति की, आपकी होगी, मेरी होगी, आप लोग मार्केट में जाके देखोगे तो अलग अलग प्रकार की क्या होती है, हर चीज़ होती है। जैसे मैं बात करता हूँ एक गैस सिलेंडर की बात भी करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गैस सिलेंडर की बात भी कर रहा हूँ। आपके जो घर जो गैस सिलेंडर आ रहा है वो घरेलू सिलेंडर कहलाता है। और यदि मैं बात करता हूँ किसी होटल की बात कर रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जो गैस सिलेंडर तो थोड़ा सा उसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और उन जो गैस सिलेंडर को कहा जाता है वह कहा जाता है कमर्शियल गैस सिलेंडर। क्या कहते हैं, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर कहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को भी देखें, कभी कभार न्यूज़पेपर में देखा होगा गैस के दाम बढ़े। अब कौन से गैस के दाम बढ़े, क्लियर लिखा होता है घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं या फिर वाणिज्यिक जो होते हैं कमर्शियल जो गैस सिलेंडर तो उसके दाम बढ़े। तो वही वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। भूमि अलग अलग प्रकार की होती है। तो यदि आपने किसी भूमि को क्या करा है, ट्रांसफर किया, हस्तांतरित किया है, और उस केस में क्या हो रहा है, अपन भुगतान कर रहे हैं। मान लो संपत्ति खरीद, अपन उसको भुगतान करने की दशा में, क्योंकि टीडीएस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा भुगतान करने की दशा में हो रहा। आपने ऐसी कोई भूमि का भुगतान किया है या फिर ट्रांसफर का अमाउंट का भुगतान किया है जो कि कृषि भूमि के अतिरिक्त है, और उसका अमाउंट यदि 50 लाख रुपए से अधिक है, कितना, 50 लाख रुपए से अधिक है, तो उस केस में ये वाला टैक्स या फिर टीडीएस क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। यदि 50 लाख तक या 50 लाख से कम है तो इनके इस केस में टीडीएस डिपार्टमेंट क्या बोलता है, वही बोलता है कि 50 लाख रुपए तक की राशि पे आपको कोई टीडीएस का भुगतान नहीं करना है। यदि अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा का हो रहा है तो उस केस में सामान्य दशा की मैं बात करूँ तो 1% की दर से, यानी मैं बात करूँ 60 लाख की बात करूँ, 60 लाख आपको 1% निकालना है। 1% निकालने के बाद जो राशि बची है सामने वाले व्यक्ति को भुगतान कर दो। लेकिन मैं बात करता हूँ वर्तमान की बात करता हूँ 0.75% की दर से क्या होगा, टीडीएस चार्ज होगा। टीडीएस को काटना है, तो टीडीएस को काटने के बाद जो अमाउंट बच रहा है उस अमाउंट को सामने वाली पार्टी को भुगतान कर दो, और जो टीडीएस काटा है, जो राशि अपने पास बची वो केंद्र सरकार को भेज दो। ठीक है, उसका एक टीडीएस का चालान वगैरह होता है, वो सब बात की बात है। बात करते हैं नेक्स्ट 194IP। ये क्या बोलता है, रेंट बाय इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF। क्या बोलता है, रेंट बाय इंडिविजुअल ऑब्लिक HUF। अब ये क्या चीज होती है, अब देखो ये तो बस ऊपर जो भी बात कर रहा था वो बात करता है किसी भी ऑफिस की बात होगी, कंपनी की बात होगी, फर्म की बात होगी। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रेंट की, आम इंसान की बात करता हूँ, आपकी मेरी बात कर रहा हूँ। हम सब क्या है, आम व्यक्ति है। मान लो कि आप किसी शहर के अंदर जाते हो या कहीं पर भी रहते हो, और वहाँ पे जहाँ रहते हो वहाँ पे आप क्या करो, किराए चुका रहे, यानी स्वयं का मकान नहीं है, आपने उस मकान को किराए पे ले रखा है। तो उस केस में क्या होने वाला, उस केस में 50,000 रुपये पर मंथ, यानी वो बड़ा बंगला ले रखा है। बंगला भी होता है ना, देखो कभी कभार ऐसा होता है हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे अपने पास सैलरी अच्छी है, अपना एक अच्छी अप्रोच, अच्छी पोजीशन तक पहुँच गए, तो आपको सुविधा की होगी, बड़ी बड़ी मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, आपने क्या एक बच्चा सा बंगला ले रखा है, तो जो आप किराया चुका रहे हो वो किराया यदि 50,000 प्रति माह, 50,000 रुपये प्रति माह तक या उससे कम है, तो उस केस में कोई टीडीएस चार्ज नहीं करना है आप लोगों को। यानी सामने वाली पार्टी तो जो मकान मालिक होता है उसको जो भुगतान करोगे तो उस पर आप लोग कोई टीडीएस काट के नहीं करोगे। लेकिन यदि आप सामने वाली व्यक्ति को भुगतान जो कर रहे हो, उसका जो प्रति माह का जो किराया आप जो प्रति माह उसको पे कर रहे हो वो 50,000 से अधिक है, किराए का 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यदि मैं बात करता हूँ सामान्य दशा की बात करता हूँ तो 5% की दर से आपको टीडीएस काटना है। पहले टीडीएस काटना है, फिर जो राशि बचती है उसको सामने वाले व्यक्ति को, जो मकान मालिक है, उसको पेमेंट कर दो। और उसको पता होगा उसने पैसा क्यों काटा, उसको नॉर्मली पता है, नहीं पता तो बोल रहा टीडीएस काटा, तो समझ जाएगा वो। टीडीएस काटने के बाद उसको क्या कर दिया, भुगतान कर दिया, और जो टीडीएस की काटे ये है अमाउंट उसको अपन का जमा कर देंगे, केंद्र सरकार को जमा करा देंगे।
तो यदि बात करता हूँ वर्तमान की बात करता हूँ तो वो है 3.75 और सामान्य दशक की बात करता हूँ तो वो है 5%। बराबर है। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। 194C 194IC की बात करता हूँ। 194C अलग है और IC अलग है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि यदि जॉइंट का मतलब क्या होता है? जॉइंट का मतलब होता है कि दो व्यक्ति साथ में जो वो कोई काम कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट बोलते हैं। वो ये क्या बोलता है? इसके अंतर्गत यदि कोई विशेष अनुबंध कर रखा है होता है, किसका? कोई विशेष अनुबंध है, स्पेशल क्या कर रखा है? एग्रीमेंट कर रखा है। किसने कर रखा है? हो सकता है इंडिविजुअल से, अपने इंडिविजुअल से कर रखा है, किसी व्यक्ति से कर रखा है, या फिर हमारा किसी HUF से कर रखा है। किसी चीज़ का भी हो सकता है। देखो स्पेशल का बोल सकते हैं आपने जॉइंट वेंचर का यदि नाम सुना हो। जॉइंट वेंचर का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपन उस व्यक्ति से कांटेक्ट कर रखा, विशेष कांटेक्ट हो गया, मतलब विशेष काम हो गया। एक छोटा सा बात करता हूँ, रोड का, एक छोटा सा रोड का है, बात ही कर रहा हूँ। रोड का निर्माण हो रहा है तो अपन टेंडर पे करते हैं, टेंडर ही होता है। टेंडर दिया तो उसमें निविदा जिसको हम कहते हैं, तो उसने क्या एक फिक्स टाइम पीरियड है, हमने बस ये इतना सा डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का आपको रोड का निर्माण करना है। ये हो गया विशेष अनुबंध, क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड के लिए हो रहा है। उस केस में यदि अपन अनुबंध कर रखा है किसी व्यक्ति से विशेष अनुबंध के तहत, और हम उस व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदी में इसको कहा था हिंदू अविभाजित परिवार। यदि हम उस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं तो जो भी राशि होती है हम भुगतान कर रहे हैं, तो उस समय आपको 10% की दर से क्या करना पड़ेगा? TDS चार्ज करना पड़ेगा। यानी 1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये होता है। यानी 10,000 अपन TDS के रूप में रख देंगे और बाकी का अपन क्या कर देंगे, जो 90,000 उसका आगे वाली पार्टी को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो 10,000 जो अपन TDS का अमाउंट है अपने पास, ओपन किसको जमा कर देंगे? सरकार को जमा करा देंगे। कंप्लीट यहाँ तक। और दूसरी बात ध्यान रखना, मैंने आपको जैसे पिछले क्लास के अंदर बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यदि पैन कार्ड अपडेट नहीं होता है तो जो भी TDS की जो रेट्स होती है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि 20% की दर से क्या होगा? TDS चार्ज किया जाएगा। और इसमें मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, अपवाद भी बताया था। अपवाद में क्या था? लॉटरी वाला, याद आया कुछ? तो आपको उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य दशा में हो गया 10% दर, और यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान समय की बात करता हूँ 7.5% की दर से क्या होगा? TDS चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, जैसा कि मैं आपको बताता 194C 194I और 194J, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मल लाइफ की बात करता हूँ तो 194J जैसे आई चुका है, वो क्या बोलता है? प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस का मतलब क्या होता है? मान लो कि आपने किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को भुगतान किया है, उसमें CA भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, वकील भी आ गए, इंजीनियर भी आ गए, या दूसरे कोई भी व्यक्ति आ गए जो प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशनल के हिसाब से यदि हम पेमेंट करते हैं। जैसे कि आप इन फ्यूचर में भविष्य के अकाउंटेंट हो तो उसमें क्या होगा? अपन क्या जो CA होगा, CA को अपन क्या चेक वगैरह कराते हैं, ऑडिट का काम होता है लास्ट के अंदर। फिर क्या होता है? उसकी जो फीस होती है, सालाना जो फीस होती है, उसका हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। तो वो एक प्रकार की प्रोफेशनल फीस होती है। क्या होती है? वो प्रोफेशनल फीस होती है। तो उस केस में क्या हो रहा है? यदि हम सामने वाले जो भी व्यक्ति हो गया उसको प्रोफेशनल फीस का भुगतान कर रहे हैं और यदि उसका मूल्य, सालाना की बात हो रही है, 30,000 से अधिक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हम जो भुगतान करेंगे तो 10% दर से क्या हो जाएगा? TDS चार्ज होगा। कब? जब अमाउंट की राशि कितनी? 30,000 से ज़्यादा है तब। सामान्य दशा में होता 10% की दर से, और यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करता हूँ तो 7.5% की दर से क्या होगा? TDS आपको काटना है। कंप्लीट यहाँ तक।